मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कविता सिंह आज राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी कविता आपको पढ़ाने जा रही हूँ। ये मैथिली शरण गुप्त का चित्र है, आप इन्हें देख लीजिए। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि थे और द्विवेदी युग का समय 1900 से लेकर के 1918-20 तक माना जाता है। तो द्विवेदी युग के श्रेष्ठतम कवियों में से राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की गणना की जाती है। अब मैं आगे उनका जीवन परिचय पढ़ाती हूँ। जीवन परिचय। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 में हुआ था और इनके पिताजी का नाम शेठ रामचरण कनकने था और माता काशीबाई की ये तीसरी संतान के रूप में मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था और इनका जन्म उत्तर प्रदेश में झांसी के पास चिरगांव में हुआ था। माता और पिता दोनों ही वैष्णव थे, वैष्णव परंपरा के अनुयायी थे और वैष्णव परंपरा के अंतर्गत विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। उनके सिद्धांतों को, उनके आदर्शों को सत्य, अहिंसा, प्रेम, त्याग, दया, करुणा, इन सिद्धांतों को अपनाया जाता है। इन सिद्धांतों का प्रभाव बालक मैथिली शरण गुप्त के ऊपर प्रारंभ से ही पड़ा था। घर पर ही रह कर के हिंदी, बंगला, संस्कृत साहित्य का मैथिली शरण गुप्त जी ने अध्ययन किया था और उनके इस अध्ययन में मुंशी अजमेरी जी ने उनका मार्गदर्शन किया था, उनको सहायता प्रदान की थी और 12 वर्ष की अवस्था में ही मैथिली शरण गुप्त जी ने ब्रज भाषा में कनकलता नाम से कविता रचना आरंभ कर दिया था। मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के कवि थे और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नाम पड़ा है। तो प्रारंभ में गुप्त जी ब्रज भाषा में रचना करते थे, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव में आने के कारण इन्होंने खड़ी बोली में साहित्य रचना प्रारंभ कर दी और महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित मासिक पत्रिका सरस्वती में खड़ी बोली में गुप्त जी की कविताएं छपने लगीं। इस तरह से उन्होंने खड़ी बोली को धीरे धीरे अपनी कविता में अपना लिया था और इसमें उनका मार्गदर्शन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 1902 से लेकर के 3 तक और 1920 तक उन्होंने सरस्वती मासिक पत्रिका का संपादन किया था। गुप्त जी का प्रथम संग्रह रंग में भंग था, बाद में जयद्रथ वध प्रकाशित हुई। सन 1912-13 में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती का प्रकाशन किया गया। इनकी भारत भारती रचना में राष्ट्रीय भावनाओं से भरी हुई कविताओं की प्रचुरता है। उनकी लोकप्रियता और इस तरह से मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्धि सर्वत्र सब जगह फैल गई। 1916-17 में महाकाव्य साकेत की रचना का उन्होंने प्रारंभ किया। अपनी रचनाओं को छापने के लिए गुप्त जी ने स्वतः प्रेस की भी स्थापना कर और अब इस तरह से अपनी पुस्तक छापना प्रारंभ कर दिया था। साकेत तथा पंचवटी आदि अन्य ग्रंथ 1931 में पूरे हो गए और इसी समय वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समीपता में आए और गांधी जी ने ही उन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा प्रदान करी थी। उनकी रचना यशोधरा सन 1932 ईस्वी में लिखी गई। गांधी जी से प्रभावित होने के कारण गुप्त जी ने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भी भाग लिया और व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में सत्याग्रह भी किया। अंग्रेज सरकार ने उनके ऊपर दोष सिद्ध करके उनको पकड़ करके जेल में भी डाल दिया, लेकिन जब दोष सिद्ध नहीं हुआ, आरोप प्रमाणित नहीं हुए, तो उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। सन 1948 ईस्वी में आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। यह डीलिट डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर, जो साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च उपाधि है, उससे उन्हें नवाजा गया। 1952 से लेकर 64 तक वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे। राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया, नियुक्त किया गया
और 1953 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। तत्कालीन उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सन 1962 ईस्वी में अभिनंदन ग्रंथ भी भेंट किया। हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा उन्हें पुनः डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया और वे वहां मानद प्रोफेसर के रूप में भी नियुक्त हुए। चिरगांव में उन्होंने 1911 में साहित्य सदन नाम से स्वयं की प्रेस शुरू की और झांसी में 1954-55 में मानस मुद्रण की स्थापना भी की। इसी वर्ष प्रयाग में सरस्वती की स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता गुप्त जी ने की। सन 1963 ईस्वी में अनुज, जो उनके छोटे भाई थे, सिया राम शरण गुप्त का निधन हो गया, जिससे वो बहुत दुखी हुए और इस दुख के कारण एक वर्ष बाद ही 12 दिसंबर 1964 को दिल का दौरा पड़ने से मैथिली शरण गुप्त का निधन हो गया। 78 वर्ष की आयु में उन्होंने 2 महाकाव्य, 19 खंडकाव्य, काव्य गीत, नाटिकाएं आदि लिखी और इस तरह से हमारे साहित्य को समृद्ध किया। उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्र के प्रति प्रेम, धार्मिक भावना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, मानवीय उत्थान, मनुष्य की प्रगति के लिए प्रयत्न करना आदि से संबंधित भाव व विचार दिखाई देते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं, झलकते हैं और वे मानववादी, नैतिक और सांस्कृतिक काव्यधारा के विशिष्ट कवि थे। मनुष्य का कल्याण करना, मनुष्य को अच्छाइयों की ओर ले जाना और अपनी संस्कृति से प्रेम करना सिखाना, ये इनके काव्य का प्रमुख लक्ष्य था। हिंदी में लेखन आरंभ करने से पूर्व उन्होंने रसिकेंद्र नाम से ब्रज भाषा में भी कविताएं लिखी थी। कनकलता और रसिकेंद्र नाम से वह ब्रज भाषा में रचनाएं करते थे और जब वो ब्रज भाषा में रचनाएं करते थे तो उस समय उनके छंद दोहा, चौपाई, छप्पय आदि होते थे। अब हम गुप्त जी की भाषा शैली पर आते हैं। भाषा के माध्यम से ही साहित्यकार अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। जैसा कि हमने बताया, प्रारंभ में उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से खड़ी बोली में लिखना शुरू कर दिया और खड़ी बोली को साहित्यिक रूप प्रदान करने में गुप्त जी का अमूल्य योगदान है। गुप्त जी ने भाषा में माधुर्य भावों की तीव्रता और प्रयुक्त शब्दों का सौंदर्य बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाई देता है। वे गंभीर विषयों को भी सुंदर और सरल शब्दों में प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त थे, निपुण थे। इनकी भाषा में लोकोक्तियां एवं मुहावरों के प्रयोग से जीवंतता, सजीवता आ गई है। गुप्त जी मूलतः प्रबंधकार थे, जैसा कि हमने आपको बताया कि उन्होंने महाकाव्य लिखे हैं, खंड काव्य लिखे हैं। काव्य के 2 भेद होते हैं बेटा, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में महाकाव्य और खंड काव्य आते हैं और मुक्तक काव्य में गीति काव्य, मुक्तक कविताएं आदि आती हैं। तो प्रबंध के साथ साथ उन्होंने मुक्तक, गीति काव्य, गीति नाट्य, नाटक आदि क्षेत्रों में भी अनेक सफल और सुंदर रचनाएं की हैं। इन्होंने पत्रावली, पत्र शैली में रचित नूतन काव्य शैली का जो नमूना है, उदाहरण है, उसकी भी रचना की है। पत्रावली नामक इनकी रचनाओं में पत्र शैली में कविताएं लिखी गई हैं। इनकी शैली में गेयता है, आप इनकी कविताओं को गा सकते हो। प्रवाहमयता है, निरंतरता है, सततता है और उसमें गेय का तत्व, गेयता का तत्व होने के कारण उसमें संगीत भी पाया जाता है। आशा है बच्चों आप उनके भाषा शैली को समझ गए होंगे और अब हम उनकी रचनाओं पर आते हैं। उन्होंने जो महाकाव्य लिखा, महाकाव्य में समग्र जीवन का विस्तार और व्यापकता से वर्णन होता है और उसका नायक कोई इतिहास प्रसिद्ध, पुराण प्रसिद्ध या जन नेता होता है। इनके महाकाव्य का नाम है साकेत, यशोधरा। खंड काव्य का नाम है बेटा पंचवटी, जयद्रथ वध आदि। गीति काव्य, जिस काव्य में गेयता होती है, जिन कविताओं को हम गा करके पढ़ सकते हैं, भावों की मधुरता होती है, भावों की संवेदनशीलता होती है, वह गीति काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो गीति काव्य
का उदाहरण वो इनके झंकार और कुणाल गीत आदि हैं। गीति नाट्य, गीतात्मक भाषा वाले संगीतपूर्ण नाटकों को गीति नाट्य कहा जाता है। इसमें संपूर्ण नाटक गीतों के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाता है। पात्रों का अभिनय गीतों के भाव के अनुरूप होता है। अनग इनका गीति नाट्य का उदाहरण है। फिर चंपू काव्य, यह श्रव्य काव्य का एक प्रकार है। जैसा कि आपको पता होगा, काव्य दृश्य और श्रव्य दो भागों में विभाजित किए गए हैं। दृश्य जिन्हें हम देखते हैं और श्रव्य जिन्हें हम सुनते हैं। और चंपू काव्य में गद्य और पद्य का मिश्रण किया जाता है। तो गद्य तथा पद्य मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। यशोधरा भी चंपू काव्य है। उनकी व्याख्या पर आते हैं। किसी भी पद्य की व्याख्या करने से पहले हम उसका संदर्भ लिखते हैं, फिर प्रसंग लिखते हैं, फिर व्याख्या करते हैं और सबसे अंत में हम काव्य सौंदर्य लिखते हैं। अब हम संदर्भ में आते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पंचवटी शीर्षक कविता से उद्धृत लिया गया है। यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य पंचवटी से ली गई हैं। प्रस्तुत पद में कवि ने चांदनी रात में पंचवटी की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। अब हम पद्यांश पढ़ते हैं और फिर उसकी व्याख्या करते हैं। पद्यांश: चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन किया है। चांदनी रात में कैसे प्रकृति भी सुंदर लग रही है, इसका बड़े ही सरल और सुंदर शब्दों में प्रस्तुत पद्यांश में वर्णन किया गया है। चारु सुंदर, चंद्रमा की चंचल अस्थिर किरणें प्रकाश रश्मियां खेल रही हैं, अटखेलियां कर रही हैं जल और थल में, पानी में और पृथ्वी के ऊपर। स्वच्छ साफ सुथरी चांदनी, चंद्रमा का प्रकाश बिछा हुआ है, फैला हुआ है अवन पृथ्वी और अंबर तल में, आकाश में। पुलक प्रसन्नता प्रकट कर रही है, अभिव्यक्त कर रही है। धरती पृथ्वी हरित हरे रंग के, तृणों तिनकों की, नोकों से, जो तिनकों के आगे का भाग होता है। ऐसा लगता है मानो झीम रहे हैं, झूम रहे हैं तरु वृक्ष भी मंद धीरे धीरे वायु के झकोरों से। अब हम इसका एक समग्र रूप में अर्थ बताते हैं। सुंदर चंद्रमा की अस्थिर किरणें पृथ्वी तल में और जल में अटखेलियां कर रही हैं। स्वच्छ चंद्रमा का प्रकाश पूरे पृथ्वी पर और आकाश तल में फैला हुआ है। धरती प्रसन्नता प्रकट कर रही है। धरती में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। उस हरियाली को देख करके ऐसा लग रहा है कि धरती अपने हृदय की संवेदना को, हृदय की प्रसन्नता को प्रकट कर रही है। और जो तिनके हैं, घास के जो तिनके हैं, उनके आगे का भाग जो नुकीला होता है और बहुत पतला होता है, जो जल्दी ही मुरझा जाता है, लेकिन वह भी हरा भरा है। तो कवि यहाँ पर संकेत कर रहा है कि पूरी पृथ्वी पर हरियाली सघन रूप से छाई हुई है मानो। और इस सुंदर वातावरण में जब सुंदर वायु धीरे धीरे प्रवाहित हो रही है तो वृक्ष हिल डुल रहे हैं और अपने हिलने डुलने के माध्यम से वह अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है और एक रूपक के माध्यम से प्रकृति की सुंदरता का, सुंदर और सुखद वातावरण का वर्णन किया है। आशा है आपको यह पद्यांश की व्याख्या समझ में आ गई होगी। और अब हम काव्यगत सौंदर्य पर आते हैं। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली चित्रात्मक है। जिस सुंदरता का वर्णन किया गया है वह प्रकृति की सुंदरता आपकी आंखों के सामने आ जा रही है, इसलिए शैली चित्रात्मक है, भावनात्मक है। भावपूर्ण तरीके से लेखक ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है। गुण माधुर्य है। जब हम इस पद्यांश को पढ़ते हैं तो एक मिठास का भाव हमारे अंदर पैदा हो जाता है, प्रसाद है। आसानी से यह पद्यांश समझ में आ जाता है। रस श्रृंगार व शांत है। छंद
मात्रिक छंद है और 30 मात्राओं वाला ताटंक छंद है। प्रत्येक चरण में अगर आप इसकी मात्राओं को गिनेंगे तो यहाँ पर 30 मात्राएं आएंगी और 30 मात्राओं वाले छंद को ताटंक छंद कहते हैं, इसलिए यहाँ पर 30 मात्राओं वाला ताटंक छंद है। आपको पता ही होगा बच्चों कि छंद वार्णिक और मात्रिक दो प्रकार के होते हैं। जहाँ वर्णों की अक्षरों की गिनती करके हम छंद का निर्धारण करते हैं वह वार्णिक छंद होता है, और जहाँ मात्राओं की गिनती करके हम छंदों का निर्धारण करते हैं वहाँ मात्रिक छंद होता है। तो यहाँ पर 30 मात्राओं वाला ताटंक छंद है। अलंकार बेटा, चारु चंद्र की चंचल, यहाँ पर चा शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मानो झीम रहे हैं, यहाँ पर संभावना प्रकट की गई है। उपमेय में उपमान की जब संभावना प्रकट की जाती है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, और अमानवीय वस्तुओं में जब मानवीय क्रियाकलापों का आरोप किया जाता है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी है कि प्रकृति के कार्यकलापों को मनुष्य के कार्यकलापों की तरह प्रकट किया गया है, स्पष्ट किया गया है, बताया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी है। और भाव साम्य पर अब हम आते हैं। सुमित्रा नंदन पंत ने भी चांदनी रात के विषय में अपनी कुछ पंक्तियां प्रकट की हैं। शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल। चांदनी रात में पृथ्वी किस तरह से प्रतीत होती है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है, और यहाँ पर भी चांदनी रात का वर्णन किया गया है। इसलिए भाव साम्य के आधार पर इन पंक्तियों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। अब हम पद्यांश 2 की व्याख्या पर आते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने पंचवटी की कुटिया की सुरक्षा करने वाले लक्ष्मण के चरित्र और उनकी कर्तव्य निष्ठा का चित्रण किया है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था, और वह अपनी पत्नी माँ सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास में चले गए थे। तो उस समय जब वो पंचवटी नामक स्थान पर पहुँचे, जो गोदावरी नदी के तट पर है और आजकल महाराष्ट्र में है, तो वहाँ पर वो जिस तरह से निवास कर रहे थे उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है, और लक्ष्मण जी किस तरह से उनकी सेवा में रत थे इस बात को भी कवि ने बड़ी सुंदरता से यहाँ पर प्रकट किया है। अब हम पद्यांश पहले पढ़ेंगे, फिर शब्दों का अर्थ बताएंगे और व्याख्या बताएंगे। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, इसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुधर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है। पंचवटी बेटा 5 वृक्षों की छाया में के सहारे आश्रय में पंचवटी स्थान का भी नाम है, और 5 वृक्षों की छाया में सुंदर पत्तों की कुटिया बना करके भगवान श्री राम और माँ सीता निवास कर रही हैं। और इस कुटिया के सम्मुख सामने स्वच्छ साफ सुथरी शिला पत्थर पर धैर्यवान वीर साहसी निर्भीक निडर मन वाले लक्ष्मण जी विराज रहे हैं और श्री राम और माँ सीता की रक्षा कर रहे हैं। जाग रहा यह कौन धनुधर। अब कवि यहाँ कह रहा है कि ये कौन धनुषधारी है जो अभी तक जाग रहा है, जो सोया नहीं है, जबकि भुवन सारा संसार सो रहा है। कवि यहाँ पर प्रश्नात्मक शैली में प्रश्न पूछ रहा है और आश्चर्य भी प्रकट कर रहा है कि जब सारा संसार सो गया है तब भी यह कौन धनुष धारण करने वाला इस समय भी जाग रहा है। और ये धनुषधारी लक्ष्मण जी हैं जिन्होंने 14 वर्ष तक भगवान श्री राम और माँ सीता की सेवा का व्रत लिया है, इसलिए वह क्षण भर के लिए अपनी पलक नहीं झपकाते हैं और सोते नहीं हैं। अतः वो रात भर जाग करके माँ सीता और श्री लक्ष्मण की सेवा में लगे हुए हैं। वह लक्ष्मण कैसे दिखाई देते हैं इसका वर्णन करते हुए कवि कह रहा है, भोगी, भोगी मतलब जो भोग करता है, कुसुम फूल आयुध अस्त्र है, जिसका अस्त्र ही
फूल है, ऐसा जो भोगी है, भोग का देवता, काम का देवता कौन है? काम देवता है। तो वह काम देवता के समान, कामदेव के समान लक्ष्मण जी सुंदर लग रहे हैं। अपनी सुंदरता में कामदेव की सुंदरता से भी आगे हैं। और जिस तरह से कामदेव की कोमलता का वर्णन किया जाता है कि उसका अस्त्र वो फूलों से बना हुआ होता है, तो ऐसे ही लक्ष्मण जी भी सुकुमार अंगों वाले हैं और जो राज्य वैभव के, ऐश्वर्य के योग्य हैं, उसका उपभोग करने के योग्य हैं, लेकिन वह योगियों के समान, सन्यासियों के समान दृष्टिगत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वह सन्यासी का वेश धारण करके और श्री राम और सीता की सेवा का व्रत लेकर के वन में आए हैं माँ सीता और श्री राम जी के साथ, तो वह योगियों के समान जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसीलिए वह रात में सो भी नहीं रहे हैं। भले ही अपनी सुंदरता में वह राज वैभव के योग्य दिख रहे हैं, उनके व्यक्तित्व से यह दिखाई पड़ता है, झलकता है कि वह कोई राजकुमार हैं, लेकिन इस समय अपने अग्रज की सेवा में वह रत हैं और उन्होंने योगियों सा, मुनियों सा, सन्यासियों सा वेश भी धारण किया है और अपनी जीवनचर्या भी सन्यासियों के समान बना ली है। इसलिए कवि यहाँ पर प्रश्न करता है कि वह कौन धनुधर है जो जाग रहा है जबकि सारा संसार इस रात में सोता है और वह योगियों के समान दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कवि ने लक्ष्मण जी की सेवा भाव को प्रकट किया है, साथ ही साथ वो राज भोग के योग्य होते हुए भी किस तरह से अपने को सन्यासियों और मुनियों की तरह अनुशासित जीवन में रख करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इस बात को भी प्रकट किया है। अब हम काव्यगत सौंदर्य पर आते हैं। भाषा शुद्ध, साहित्यिक खड़ी बोली, शैली भावात्मक व प्रबंध है, क्योंकि खंड काव्य है तो प्रबंध शैली है, भावात्मक है क्योंकि प्रेम को प्रदर्शित किया गया है, गुण प्रसाद है, आसानी से समझ में आ जाता है, रस शांत है क्योंकि योगियों और सन्यासियों की बात की गई है, छंद वही 30 मात्राओं वाला ताटंक छंद है। सम्मुख स्वच्छ, यहाँ पर सा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है, भुवन भर में भी भाव वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है, और भोगी कुसुमायुध योगी सा इसमें उपमा अलंकार है। अब हम भाव साम्य पर आते हैं। लक्ष्मण जी की विशेषताओं से प्रभावित होकर के सुमित्रानंदन पंत जी जो छायावादी कवि हैं, उन्होंने एक कविता की रचना की है और उसी से संबंधित मैं भाव साम्य प्रस्तुत कर रही हूँ, जो लक्ष्मण जी के चरित्र की विशेषताओं को उकेर रही है। धीर वीर अपने पर निर्भर, झुका अहम धर धनु सेवाशर, कब से भू पर रहे वे विचर, सच्चे भ्राता सच्चे सहचर। अब पुनः हम पद्यांश 3 पर आते हैं। संदर्भ वही होगा, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी नामक पाठ से ली गई हैं, जिसमें पाठ का नाम और रचनाकार का नाम आ जाता है। संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश में व्यक्त किए गए भावों के मुख्य बिंदुओं को हम 1-2 पंक्तियों में यहाँ पर वर्णित कर देते हैं, बता देते हैं। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जिस समय श्री राम और सीता जी पंचवटी की कुटिया में विश्राम कर रहे हैं। अब पद्यांश 3 हम पहले पढ़ते हैं। किस व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा का यों त्याग किए, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए, बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। अब प्रस्तुत पंक्तियों में लक्ष्मण जी की चरित्र की विशेषताओं को कवि ने प्रकट किया है। किस व्रत में, संकल्प में, व्रती संकल्प को धारण करने वाला, वीर साहसी निद्रा का, सोने का जिसने परित्याग कर दिया है,
कवि लक्ष्मण जी के बारे में कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा दृढ़ निश्चय लक्ष्मण जी ने धारण कर रखा है जिसके कारण उन्होंने अपनी निद्रा को छोड़ दिया है। वो एक पल के लिए भी अपनी पलकें नहीं झुकाते हैं, अपनी पलकें नहीं झपकाते हैं, सोने की तो बात ही क्या है। राजमहल के ऐश्वर्य को भोग करने लायक है, वह विपिन में जंगल में आज वैराग्य लेकर के मुनियों सा सन्यासियों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। बना हुआ है प्रहरी जिसका, कवि बता रहा है कि जिसका ये रक्षक बने हुए हैं लक्ष्मण जी, उस कुटीर में, उस कुटिया में ऐसा कौन सा धन है, ऐसी कौन सी अमूल्य वस्तु है। यहाँ पर धन से तात्पर्य है प्रिय से है, तो ऐसा कौन सा प्रियजन है जिसकी रक्षा में लक्ष्मण जी कुटिया के सामने दिन रात रक्षक की तरह से बैठे रहते हैं और पहरा देते रहते हैं, जिसकी रक्षा में, जिस प्रिय की सुरक्षा में रत लगा हुआ है। इसका मतलब लक्ष्मण जी का तन, शरीर, मन, हृदय और पूरा जीवन ही इन्होंने उस प्रिय की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया है। कवि यहाँ पर यह कहना चाहता है कि श्री लक्ष्मण जी का राम और सीता के प्रति अगाध स्नेह है, भातृ प्रेम है, उनके प्रति सम्मान है और उनकी सेवा का व्रत लक्ष्मण जी ने ले रखा है और उसी सेवा के तहत यह अपना तन, मन और जीवन पूरा भगवान श्री राम और माँ सीता के लिए समर्पित कर चुके हैं। उन्हीं प्रिय की रक्षा के लिए पंचवटी में कुटिया के सामने बैठ करके दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते हैं, तल्लीन रहते हैं और किस तरह से उनकी अधिक से अधिक सेवा की जाए, उन्हें सुख प्रदान किया जाए, उनके प्रति सम्मान प्रकट किया जाए, इस भाव में डूबे रहते हैं। यहाँ पर कवि यह बताना चाहता है कि दोनों भाइयों के बीच में कितना प्रेम है, सच्चे भातृ प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। साथ ही साथ माँ सीता के प्रति, स्त्रियों के प्रति सम्मान भाव को भी प्रकट कर रहा है। अब हम काव्यगत सौंदर्य पर आते हैं। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली भावात्मक व प्रबंध है, गुण प्रसाद है, रस शांत है, क्योंकि लक्ष्मण जी की तपस्या का वर्णन किया गया है और छंद वही ताटंक 30 मात्राओं वाला ताटंक छंद है। अलंकार वृत्तिवीर में वा शब्द की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है, तन है, मन है, जीवन है। इसमें वा ना हा वर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण भी यहाँ अनुप्रास अलंकार है। भाव साम्य। पुनः अब प्रस्तुत पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है वह हम आपको बताते हैं। मैथिली शरण गुप्त, जैसा कि हमने आपको बताया, भारतीय संस्कृति से प्रेम करते थे, तो भारतीय संस्कृति की महत्ता, भाई भाई के प्रति प्रेम, आदर्श परिवार की परिकल्पना और इन सब से संबंधित जो महिमावान विशेषताएं हैं उनके प्रति प्रेम का संदेश और उनको अपने जीवन में अपनाने का संदेश प्रस्तुत पाठ के द्वारा गुप्त जी ने हमें दिया है। मैथिली शरण गुप्त ने ही अपनी अन्य कविता में भी कहा है, सच्चा जहाँ है अनुराग होता वहाँ स्वयं ही बस त्याग होता। जिससे हम प्रेम करते हैं सच्चा, उसके प्रति हमारा त्याग ही त्याग होता है, के प्रति हम सब कुछ अपना छोड़ देने के लिए तैयार रहते हैं। अब अभ्यास प्रश्न पर आते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय लिखिए। आपकी परीक्षा में कवि का जीवन परिचय, कवि की रचनाएं, कवि की साहित्यिक विशेषताएं आदि से संबंधित दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं जो 3 या 4 नंबर के होते हैं। इसके साथ ही साथ मैंने अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी कुछ इसमें सम्मिलित कर दिए हैं। स्वच्छ चांदनी कहाँ बिछी हुई है, स्वच्छ शिला पर कौन बैठा है, विपिन शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। इन लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर याद करने से आपको व्याख्या करने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद। नमस्कार।